ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखा आपने कल 7वें चरण के मतदान के बाद जो शाम को एग्जिट पोल के अनुमान सामने आए हैं उसने पूरे देश को इस समय सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या एक बार फिर से 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो एग्जिट पोल के जताए हुए अनुमान के हिसाब से आने वाले हैं, यानी कि फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे और 3.0 की सरकार बनेगी और ऐतिहासिक जीत बीजेपी यहां दर्ज कराने जा रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे हमने रिएक्शन ले लिया है, योगेश जी रह गए हैं सिर्फ। योगेश जी के पास चलेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्स ब्यूरो चीफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की जब बात होती है योगेश जी, तो देखिए 2 बार सुपड़ा साफ किया गया है, क्लीन स्वीप इस बार भी होने जा रहा है। आपका आकलन क्या कहता है? आपको लग रहा है कि एक बार फिर से 5 सीटें उत्तराखंड की जो एग्जिट पोल में दिखाई जा रही हैं बीजेपी के खाते में आने वाली हैं, ऐसा होने वाला है 4 जून को? देखिए, मेरा मानना है कि 5 सीट जो है बीजेपी के खाते में जाएंगी और उसका रीजन जो है बहुत सिंपल है कि जो मोदी की गारंटी उत्तराखंड में थी, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे वो ट्रेन हो कर्णप्रयाग से ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन, ये सब काम जो है धरातल पे है। ये सारे काम वो हैं जो दिखाई दे रहे हैं और मोदी जी का जो यहाँ पे करिश्मा है वो अभी बहुत पीक पे है। अभी ऐसा कोई वो नहीं है कि बीजेपी को कोई प्रॉब्लम होगी 5 सीट जीतने में। और कांग्रेस का उत्तराखंड में अनफॉर्चुनेटली कोई संगठन नहीं है, कोई ऐसा बेस नहीं है, या वो कभी अच्छे अपोजिशन की तरफ आ ही नहीं पाए पिछले 5 साल में या उससे पहले जब से बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड दैट बीजेपी क्लीन स्वीप उत्तराखंड लाइक लास्ट टाइम। ठीक है, तो ये कौन सा फैक्टर आपको लगता है काम करता हुआ नजर आया योगेश जी उत्तराखंड में, खास तौर पर क्योंकि विपक्ष ने? देखिए, जो मेरा अपना आकलन, ना सिर्फ उत्तराखंड बट आई वुड इंक्लूड उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट ऑल्सो, जो अपोजिशन है इंडिया गठबंधन जो है, इसकी जो टाइमिंग थी प्रिपरेशन की, प्लस जो इनका पूरा बैंडविड्थ था, वो कहीं भी मैच नहीं करता था बीजेपी के मसल पावर, बीजेपी के अपने मैनेजमेंट पे, जिसकी वजह से वो कभी अपोजिशन का रियल जो नैरेटिव है उसे वो बिल्ड ही नहीं कर पाए। ना सिर्फ उत्तराखंड में, आई वुड से चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, वो कभी बिल्ड ही नहीं कर पाए। भीड़ जुटाना फॉर लास्ट मोमेंट कैंपेनिंग एक अलग एस्पेक्ट होता है, लेकिन एक नैरेटिव सेट करना जिसमें आप एक अपनी बड़ी बात कह रहे हैं और अपोजिशन का रोल निभा रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, वो चाहे 6 महीना हो, 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, वो चीज की टाइमिंग इंडिया गठबंधन नहीं है, जिसका खामियाजा उन्हें यूपी में भी होगा, महाराष्ट्र में भी होगा, राजस्थान में भी होगा, उत्तराखंड में तो खैर दिख ही रहा है। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। और एग्जिट पोल जो है, ये एग्जैक्ट पोल चाहे ना भी हो, ये कहने की बात है, लेकिन जो सैंपल साइज है, जैसे मुझे बताया गया है, सैंपल साइज क्वाइट सिग्निफिकेंट, स्टैगरिंग नंबर। तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल के आसपास रहने वाली है फाइनल आउटकम, जो कि 4 जून को हम सभी को पता चले। ठीक है जी प्रभात जी, देखिए जब 7 चरण के मतदान हुए तो हर बार एक चीज कॉमनली हर फेज में आती थी कि गांव के गांव, कई ऐसे गांव थे जिनके लोग मतदान करने के लिए नहीं पहुंचे, किसी गांव से एक भी वोट नहीं पड़ा है। लोगों की नाराजगी, लोग सड़कों पर उतरे, अपनी नाराजगी दिखाई। पानी की व्यवस्था नहीं थी, सड़कों की व्यवस्था नहीं थी, यातायात की नहीं थी, मतलब जो वादे उनसे पिछली बार किए गए, उनका ये कहना था कि वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं, तो इसलिए हम मतदान का बहिष्कार करते हैं। दूसरी तरफ 2 लड़कों की जोड़ी, अगर हम उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में बात करते हैं, तो उनकी जनसभा में जो रैली में जो लोग आ रहे थे, भारी भरकम भीड़ पहुंच रही थी, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ले जाने वाली चीजें हैं। एक तरफ भीड़ को देखते हुए अखिलेश और राहुल गांधी ये अपनी जीत का दम भर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लोग भी अपनी नाराजगी दिखा रहे थे। लेकिन अब जो एग्जिट पोल, अगर ये एग्जैक्ट पोल बन जाता है, जैसे कि योगेश जी भी कह रहे हैं, तो हैरान करने वाले नतीजे ये हो जाएंगे 2 लड़कों की जोड़ी के लिए उत्तर प्रदेश में। देखिए कंचन जी, जब 2 लड़कों की जोड़ी की बात करते हैं तो मैं मानता हूं कि ये गठबंधन बहुत ही ऐसे मोड़ पे किया गया, माइनॉरिटी वोट को ये ना लगे कि जैसे मुट्ठी बंद है कि ये मुट्ठी खुल गई तो समाजवादी पार्टी का माइनॉरिटी वोट कहीं कांग्रेस में तो नहीं चला गया। ये एक बेमेल गठबंधन था, ये पहले भी प्रयोग विधानसभा चुनाव में हुआ। लेकिन जो ये आप भीड़ की बात कर रही हैं कि लोग उत्साह में, भीड़ दिखाई दे रही है, नाराजगी दिखाई दे रही है, ये सिर्फ दिखाई दे रही थी और मीडिया ने भी इसको बड़ा प्रचारित किया कि इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूत है उत्तर प्रदेश के अंदर और भारी सीटें लेके आ रहा है। अभी जैसे कि ब्रजेश जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं कि मायावती को लोग अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं।
पहले 13% वोट मायावती जब लेके आई थी 2019 में और 10 सीटें लेके आई थी, मेजर नुकसान 10 सीट का मायावती को हो रहा है और मायावती 9% वोट पे दिखाई दे रही है। उसका जो अपना कैडर वोट है वो वापस हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी से वापस हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी से पूरा का पूरा वापस नहीं हुआ है। अगर दलित वोट पूरा मायावती भाजपा से चला जाता, समाजवादी पार्टी में चला जाता, तो एक तस्वीर कुछ दूसरी होती। भारतीय जनता पार्टी उस वोट को बचाने में कामयाब हुई और जो छोटे छोटे जो जातियों के वोट थे, जैसे कि उन्होंने राजभर से अपना एक वो किया, निषाद से, सोनेलाल पटेल से, इधर आरएलडी बहुत बड़ा फ्रैक्चर हुआ। जिस तरीके से अजीत सिंह के बेटे जयंत उनके साथ आए और दोनों सीटें वो जीतते नजर आ रहे हैं, तो भारत और जाट समुदाय में जो नाराजगी थी वो सारी नाराजगी दूर की। और सबसे बड़ी चीज मैं कहूंगा कंचन जी कि जो चीज दिखाई दे रही थी, जो मीडिया दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत खराब स्थिति है, तो मैं ये कहूंगा कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव का जो एक परसेप्शन था, जो एक जिस तरीके से कहते हैं कि ये गुंडों की पार्टी है, वो परसेप्शन अपना नहीं बदल पाए। भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा लाभ मुझे दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, वो कानून व्यवस्था, योगी आदित्यनाथ की गुड गवर्नेंस और सबसे बड़ी चीज मॉनिटरिंग। देखिए, केंद्रीय योजनाएं अगर धरातल पर उतरती हैं तो आपने देखा होगा, पहले ये चर्चा चल रही थी कि बहुत से सांसदों का टिकट काटा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी सांसदों को रिपीट किया। कितना बड़ा एक रिस्क लिया, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल रिस्क लिया। और अगर ये सीटें वापस आ रही हैं तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार और मोदी जी का विश्वास और योगी आदित्यनाथ की गुड गवर्नेंस और योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था और जनता में एक सबसे बड़ा विश्वास, विपक्ष विश्वास बनाने में नाकामयाब साबित हुआ। अगर ये एग्जिट पोल अगर ये सही हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे तस्वीर ये बता सकती है कि तीसरा टर्म्स अगर कोई प्राप्त कर रहा है तो 2022 की स्थिति जो योगी आदित्यनाथ की थी कि उन्होंने सरकार उत्तर प्रदेश में रिपीट की, 30 साल बाद उन्होंने रिपीट की, तो दलित मतदाता या और भी कास्ट का जो जातिगत जो आंकड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी ने ठीक किए और अपनी सीटें बचाने में कामयाब हुई, गुड गवर्नेंस के कारण और कानून व्यवस्था के कारण। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा फैक्टर मतलब कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो बम्पर सीटें आ रही हैं बीजेपी की झोली में, वो गुड गवर्नेंस, अच्छा काम और जन जन तक सुविधाएं पहुंचाना योगी सरकार की, ये एक बड़ा फायदा बीजेपी को पहुंचा रही है। पुष्पेंद्र जी, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने मायावती को कहीं से भी साइडलाइन किया है। मायावती हमेशा लाइमलाइट में रही है और इस बार भी अगर ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, ये एग्जैक्ट पोल बन जाता है, अगर 4 जून को यही नतीजे आते हैं तो मायावती यहां पर जो बी टीम होने की बात बीजेपी की कही जाती है वो शायद सत्य साबित हो जाएगी। क्योंकि देखिए, इतनी सीटें और मायावती का हर एक सीट पर अपने कैंडिडेट को उतारना, ये फायदे का सौदा साबित होगा एनडीए गठबंधन के लिए। पुष्पेंद्र जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले 2019 को याद दिलाना चाहूँगा। जब 2019 का चुनाव शुरू हुआ था और बसपा, लोकदल और सपा साथ आए थे, तो ये लगा था कि विपक्ष की सुनामी आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। उसमें अगर किसी को लाभ हुआ था तो बहुजन समाज पार्टी को हुआ था, जो 0 से 10 पर पहुंच गई थी। इस बार की बात करें तो लगता है वो वापस इतिहास वहीं जा रहा है और शायद बहुजन समाज पार्टी 0 की ओर जाती दिखाई दे रही है। जहां तक उसके वोटों की बात है तो मैं अपने साथियों से बहुत सहमत नहीं हूं। उनका वोट प्रतिशत लगातार गिरा है, उनका कोई नैरेटिव सेट नहीं हो पाया। आनंद को हटाने के बाद ये फिर से लगा कि वो शायद भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस इस बार हैं। बहुत सी जगह ऐसे कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए जिन्होंने बजाय विपक्ष को नुकसान देने के भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिखाई दिया, चाहे उसमें बिजनौर की सीट हो, मेरठ की सीट हो और नगीना, जहां से उन्होंने आकाश आनंद को लॉन्च किया था और लॉन्च करने के थोड़े दिन बाद चुप हो गई थी और उनको हटा दिया गया था। आप याद करें कि वहां पर अगर बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही होती तो ये चर्चा ही नहीं होती कि आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण कोई करिश्मा कर देंगे या वो मुकाबले में आ गए हैं। तो ये सारी बातें देखकर मुझे लगता है कि वो दोबारा से बी टीम कैसे कह सकता हूँ अब, क्योंकि अब उनका वोट प्रतिशत बहुत कम हो गया है। उसमें से बहुत से, चाहे वो लाभार्थी के रूप में गए हों या कुछ पर जो आरक्षण की बात हुई कि साहब आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान बदला जाएगा, मुझे लगता है कहीं कुछ और वोट दरकार होगा उनका,
और जब उनकी परसेंटेज आएगी वोटिंग की तो मुझे लगता है पहले से कम आएगी। तो मैं उन्हें कंफ्यूज पार्टी मानता हूं, बजाय इसके कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ऐसा नहीं मानता। बहुत सी जगह पे उन्होंने ऐसे कैंडिडेट उतार दिए थे जो मैंने उदाहरण दिया आपको, चाहे वो मेरठ हो, बिजनौर हो, मुजफ्फरनगर हो। मुजफ्फरनगर में भी प्रजापति समाज के कैंडिडेट को उतारा जो कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। इसी तरह से मेरठ में त्यागी को उतारा, त्यागी बिरादरी के, जो कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। तो इन सारी बातों को देख के मुझे लगता है कि वो बी टीम के उसमें अंतर्द्वंद में फंसी हुई हैं कि बी टीम का मोहर हट भी जाए और आगे चलकर वो फिर उसी पैटर्न पे चली गई जब हम पूरब की तरफ गए। तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, वो बी टीम कहलाएं या ना कहलाएं, पर अगर सबसे ज्यादा नुकसान इस चुनाव में यूपी में किसी को हो रहा है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। तो सबसे ज्यादा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को हो रहा है उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में। विजय जी, एक सवाल ये भी बनता है कि हमने जब देखा कि बीजेपी ने अपने सीधे तौर पर कैंडिडेट उतार दिए, नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की कंफ्यूजन भी खत्म नहीं हो रही थी। अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट्स के लिए जमकर प्रचार करने उतरे, लेकिन क्या लोग इस असमंजस में भी रहे कि जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है वो बदला जा सकता है कभी भी? क्योंकि एंड मोमेंट में भी हमने इस बार जितने कंफ्यूज अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखे हैं, इससे पहले ना 14 में दिखे ना 19 में दिखे। तो क्या ये एक बड़ा जो नुकसान अगर देखती है 4 जून को समाजवादी पार्टी, जिसमें कांग्रेस के साथ का गठबंधन भी फेल हो जाता है, तो एक बड़ी वजह रह सकती है कंफ्यूज जो रहे हैं अखिलेश? अखिलेश यादव ने और मायावती ने दोनों की निगाहें 2027 के विधानसभा चुनाव पे भी थी। 24 का चुनाव लड़ रहे थे और 2027 के विधानसभा चुनाव पे इनकी निगाहें थी। मायावती ने भी जो स्ट्रेटजी ली, अगर वो जैसा उनके ऊपर ब्लेम लग रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम बन गई, तो मेरा मानना है कि बीजेपी का बी टीम बनते हुए उनको लोगों ने देखा या महसूस किया, लेकिन बी टीम नहीं बनी। वो 2027 के लिए अपनी प्लेसमेंट कर रही थी, अपनी मोहरें सजा रही थी, क्योंकि उनके लिए एनडीए से लड़ना आसान है। अगर इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूत हो जाएगा तो बसपा के लिए ज्यादा नुकसान होगा और 27 में उनकी लड़ाई बहुत कमजोर हो जाएगी। इसलिए वो दोनों को कमजोर करना चाहती थी, इंडिया गठबंधन भी कमजोर रहे और एनडीए भी थोड़ा कमजोर हो जाए। तो उनकी स्ट्रेटजी यही थी जो अभी पुष्पेन जी बता रहे थे, मेरठ सीट हो, मुजफ्फरनगर हो, घोसी में बालकृष्ण चौहान को लड़ाना हो, आजमगढ़ में एक यादव को उतारा, बाद में चेंज किया था। तो मायावती का जो फोकस था और जो आकाश आनंद को उन्होंने विड्रा किया, उसका फायदा मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया अलायंस को हुआ, क्योंकि जो बीजेपी के खिलाफ के वोट थे वो फिर बसपा को जाएंगे, बसपा को अगर नहीं जाएंगे तो वो बीजेपी के खिलाफ ही जाएंगे और निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सिनेरियो है वो बिल्कुल साफ है। मैंने जैसा पहले कहा, 90% वोट इंडिया और एनडीए अलायंस के बीच में बटा है और इन 90% वोट के बाद जो वोट बचता है उसमें सबसे बीएसपी के वोट कम हो रहे हैं। सारे सर्वे बता रहे हैं कि 8% 9% उनके वोट हो सकते हैं। मेरा मानना है कि वो 7 to 10 के बीच में कोई एक डिजिट हो सकती है जो इनके वोट परसेंटेज के मामले में। सीट वो नहीं जीतेंगी तो ये मेजर लॉस है। 10 सीटें थी वो गंवा देंगी। अगर कोई एक सीट जीतती भी है तो वो कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं, फिर 9 सीटों का फिर भी उनको लॉस होगा। यूपी की सियासत में बसपा और सपा दोनों के पास जो दोनों का सपना है, वो सपना केंद्र में सरकार नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश में सरकार है। और ये अपनी मेजॉरिटी की सरकार उत्तर प्रदेश बनाने के लिए 24 में भी अपनी रणनीति और पासे फेंक रहे थे। अखिलेश ने जो बार बार कैंडिडेट चेंज किए उसके पीछे लॉजिक था उनका कि जैसे आप मेरठ की सीट ले लीजिए, मेरठ में उन्होंने 2 कैंडिडेट बदलने के बाद तीसरे पे उन्होंने सुनीता वर्मा को लड़ाया। सुनीता वर्मा जाटो कम्युनिटी की हैं, जाटो मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने। और मेरठ में जैसे रिपोर्ट्स बताई गई हैं, सर्वे जो भी कह रहे हैं, लेकिन वहां एक टफ फाइट है बिटवीन इंडिया अलायंस एंड एनडीए अलायंस। ऐसे ही उन्होंने जहां जहां बीजेपी के ब्राह्मण कैंडिडेट थे, मोस्टली कैंडिडेट उतारे। हमने यहाँ विपक्ष में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा की चर्चा कर ली। सॉरी सर, आपकी बात काट रही हूँ, दरअसल एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं आपसे इस पर चर्चा करूंगी। लेकिन इस बीच हम AIMIM के ऊपर भी चर्चा जरूर करेंगे। किसने किसका काम बनाया, किसने किसका काम बिगाड़ा, अब ये तो 4 जून को नतीजे बताएंगे। हालांकि चिंता बढ़ाने वाले एग्जिट पोल के नतीजे इस समय विपक्ष के लिए आ चुके हैं। लीडर्स पोल में एनडीए को बहुमत, न्यूज 18 के एग्जिट पोल पर एडिटर्स की मोहर भी लगती हुई अब दिख रही है। एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान भी अब हमारे एडिटर्स पोल ने जता दिया है।
इंडिया गठबंधन 130 के करीब सिमटा हुआ नजर आ रहा है। एडिटर्स को आप सुन रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे, जिस पर तीसरी बार मोदी सरकार बनाने में मोहर लगा रहे हैं हमारे एडिटर्स भी, जो इस समय हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। योगेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक जल्दी से रिएक्शन प्रभात जी से लेना चाहूंगी। प्रभात जी अभी ऑफ कैमरा मुझसे चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले हमने AIMIM का जिक्र किया, तो वो कह रहे थे AIMIM, प्रभात जी आपका कहना ये है कि AIMIM जो है वो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, देखिए, और एनडीए को फायदा। देखिए, निश्चित छोटा सा जवाब सर। देखिए, निश्चित तौर पे AIMIM का आधार उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, वो अपना हैदराबाद में है। लेकिन वो अगर कोई भी यहाँ आके जितने भी उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं, उसका नुकसान इंडिया गठबंधन को ही हो रहा है। ठीक है योगेश जी, उत्तराखंड जहां पर सबकी निगाहें पहले चरण के मतदान पर आके रुकी हुई थी, खूब यहां पर भी देखा गया, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे, और जो रैली वहां पर होती थी, जहां पर पूरा उत्तराखंड सिमटा हुआ मोदी को सुनने के लिए पहुंचा हुआ था, वो एक एक योजना की तारीफ करता। लेकिन कई फौजी ऐसे जिन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई थी कुछ योजनाओं के ऊपर, तो अब देखिए, अब जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उसके मुताबिक तो नाराजगी जो है वो कहीं पर भी दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। नतीजे यानी कि 5 सीटें अगर बीजेपी के खाते में जाती है तो ये तो हैट्रिक, जीत की हैट्रिक उत्तराखंड से होगी। देखिए, इलेक्शन में सारी स्ट्रैटेजीज जो होती हैं पार्टीज की, वो सारी वर्क करती हैं। आपको शायद पता हो कि हरिद्वार की सीट और पौड़ी की सीट पे दोनों टिकट जो सांसद थे पहले, नए नाम घोषित हुए। अनिल बलूनी जी पौड़ी में आए और भूतपूर्व हमारे एक्स CM त्रिवेंद्र जी हमारे हरिद्वार में आए। ये जो स्ट्रैटेजी थी, इसने भी बहुत वर्क करा कई सारी चीजों को मतलब स्ट्रीमलाइन करने में। सर एक सवाल ये कि जो कांग्रेस ने एक्सपेरिमेंट किया है इस बार, नए चेहरे और युवाओं को जो है बड़ा एक मौका दिया लड़ने का, तो वो एक्सपेरिमेंट कांग्रेस का फेल हो जाएगा उत्तराखंड में? देखिए, कांग्रेस में मैं अगर बात करूंगा, हरीश रावत जी की उनकी एक खूबी है, वो चवन्नी घिस-घिस के अठन्नी बनाना चाहते हैं, अभी से नहीं, काफी पहले टाइम से। तो उन्होंने बजाय इसके कि वो खुद चुनाव में लड़ते, बजाय इसके कि बड़े बड़े जो हमारे कांग्रेस के नेता थे उत्तराखंड के, उनको चुनाव में उतारते, उन्होंने अपने बेटे की लॉन्चिंग में लग गए हरिद्वार से। और ये जो चीज थी, इससे बीजेपी को फायदा ही हुआ होगा, नुकसान नहीं हुआ होगा, क्योंकि यंग फेसेस या यंग चेहरों को एकदम लास्ट मिनट में अगर आप चुनाव में डालेंगे, ऐसे चुनाव में जहां मोदी की सुनामी ऑलरेडी चल रही है, तो आप उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं दे रहे हैं नए, आप तो आप उसे वॉकओवर दे रहे हैं। तो हरिद्वार में मानता हूं पूरा वॉकओवर दिया है कांग्रेस ने, नैनीताल में पूरा वॉकओवर दिया है कांग्रेस ने, टिहरी में पूरा वॉकओवर दिया है, जिसमें देयर इज नो फाइट। एक होता ना, यू आर मीकली सरेंडरिंग द एंटायर टेरिटरी टू बीजेपी। तो मुझे नहीं लगता कि यंग फेसेस को देख के कोई बहुत बड़ा इलेक्शन स्ट्रैटेजी या कोई बहुत ही बड़ा काम हुआ है। हाँ, ये जरूर है, जैसे आपने बोला कि कुछ योजनाएं जैसे अग्निवीर है, उसका इम्पैक्ट कहीं दिखना चाहिए था उत्तराखंड में। उत्तराखंड एक आर्मी फीडर स्टेट है जी। तो मुझे मानना है कि कांग्रेस जो है इसको भी अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं कर, कांग्रेस इस नैरेटिव को भी बिल्ड नहीं कर पाए उत्तराखंड में। ठीक है ब्रजेश शुक्ला जी, एक जल्दी से एक रिएक्शन आपका, क्योंकि प्रभात जी ने जवाब दिया कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में AIMIM है, हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने भी कई सभाएं करी हैं, कई सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं, PDM का मुद्दा वो यहाँ पर लेके चले हैं। तो यहाँ पर खेल बिगाड़ा है बीजेपी का या बनाया है? क्योंकि उनका ये कहना है सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया है AIMIM ने, नुकसान तो सीधा इंडिया गठबंधन को हुआ है। छोटा सी रिएक्शन सर। बहुत मामूली नुकसान हुआ है, उनको किसी ने बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया नहीं। और आप मतगणना होगी परसों, आप उनके वोट देख लीजिए क्या है। मुस्लिम मतदाता कहीं इधर उधर गया नहीं, वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ गया। और यहां तक कि इनकी जमानत नहीं बचेगी, आप देखिएगा। और बड़ी बुरी दशा होगी चुनाव में। मुसलमानों का एक ज्यादातर प्रतिशत 90% से ज्यादा एकजुट होके गया, एक लक्ष्य बना के गया, उसमें कोई भ्रम नहीं था। उसने पूरा एक पहले तय कर रखा। ठीक है सर। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाए होंगे, कोशिश भले की है। ठीक है विजय जी, आप इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। मुस्लिम बहुल एरिया में वोटिंग काफी कम हुई है, वोट परसेंटेज कम गया है, तो उस पर क्या लग रहा है आपको कि ये वोट कम परसेंटेज जो गया है ये बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है मुस्लिम बहुल इलाकों में? छोटा सा जवाब विजय जी।
हाँ, नहीं, निश्चित तौर पे फायदा पहुंचेगा, लेकिन AIM को या PDM को सैकड़े में वोट मिलेगा, इनके प्रत्याशियों को शायद 1000 भी कहीं ना पहुंच पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पुष्पेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, प्रभात जी आपका भी शुक्रिया, विजय जी हमारे साथ थे उनका भी बहुत शुक्रिया, ब्रजेश जी आपका भी शुक्रिया, योगेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित होता है या नहीं होता है, ये 4 जून को नतीजे बताएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। जल्द